कर्नाटक में बीजेपी की हार के पीछे तो कई सारे कारण थे। उन कारणों की हमने चर्चा भी की है, जिसमें कि वीक लीडरशिप, एंटी इनकम्बेंसी, सरकार की खराब इमेज, इसके अलावा डिसिडेंट, खराब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे कारण थे कर्नाटक में बीजेपी की हार के। यानी कि कर्नाटक में बीजेपी ने वो सारे जो टिक बॉक्स थे जिसको कि कांग्रेस कभी टिक नहीं कर पाती थी, बीजेपी ने टिक कर दिया और बीजेपी वहाँ पे चुनाव हार गई। लेकिन आपको एक ऐसे फैक्टर की तरफ इशारा दिलाता हूं या ध्यान दिलाता हूं जो कि अब तक अलग अलग राज्यों में बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी करने का एक सबसे बड़ा माध्यम रहा है। वो क्या रहा है? वो है ऑपरेशन कमल, यानी कि ऑपरेशन लोटस, जिसके जरिए बीजेपी ने मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में सरकारें बनाई। लेकिन ये जो ऑपरेशन लोटस है वो क्या बीजेपी के ग्रोथ में, यानी कि बीजेपी की सत्ता में वापसी के में तो मदद कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में, यानी कि भविष्य की राजनीति में क्या ये बीजेपी की मदद कर पा रहा है? तो प्योर पॉलिटिक्स में बात बीजेपी के ऑपरेशन लोटस की और उसके साइड इफेक्ट की, यानी कि ऑपरेशन लोटस का साइड इफेक्ट क्या है बीजेपी के काडर, बीजेपी की आइडियोलॉजी और बीजेपी के फ्यूचर की पॉलिटिक्स पर। तो शुरुआत करते हैं कर्नाटक से ही। चूंकि कर्नाटक में ताजा चुनाव हुआ है और वहां पे बीजेपी हारी है, तो बहुत सारे फैक्टरों के अलावा जो एक फैक्टर पे हमारा ध्यान गया कि वहां पर बीजेपी की हार के पीछे ऑपरेशन जो लोटस था उसका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो आपको एक दो एग्जाम्पल के जरिए, उदाहरणों के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि यानी कि जो बीजेपी की टैली गिरी, उसमें जो ऑपरेशन लोटस यानी कि 2019 में येदियुरप्पा सरकार की वापसी के लिए जो कुमारस्वामी और कांग्रेस की सरकार को गिराया गया था, जिसमें कि 17 एमएलए यानी कि जेडीएस और कांग्रेस के एमएलए को खरीदा गया था और वो बीजेपी में आए, फिर उन्होंने बाई इलेक्शन लड़ा और वो फिर इस चुनाव में उन्हें टिकट दिया गया। तो 17 में से यानी कि 14 जो टर्नकोट थे, जो 14 ऑपरेशन लोटस के जरिए आए थे बीजेपी में, उनको इस चुनाव में टिकट दिया गया, जिसमें से 5 को छोड़कर सारे चुनाव हार गए। अब उसमें से दो एग्जाम्पल लेते हैं। पहला जो उदाहरण है वो उदाहरण जो है लक्ष्मण सावदी की सीट पे। लक्ष्मण सावदी येदियुरप्पा सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, लिंगायतों के बड़े नेता थे और जगदीश शेट्टर की तरह लक्ष्मण सावदी को भी चुनाव में टिकट नहीं दिया गया। लक्ष्मण सावदी ने बगावत की और वो जाकर वो कांग्रेस से टिकट ले आए और बीजेपी के जो ऑफिशियल कैंडिडेट थे, यानी कि बीजेपी ने टिकट उन्हें दिया जो कि ऑपरेशन लोटस के दौरान बीजेपी में आए थे, महेश कुमटाहाली को। महेश कुमटाहाली के खिलाफ लक्ष्मण सावदी लड़े और पिछले चुनाव में, यानी कि 2018 के विधानसभा चुनाव में लक्ष्मण सावदी उनसे चुनाव हार गए थे 2-2.5 हजार के वोटों से। इस बार लक्ष्मण सावदी को इस आधार पर टिकट नहीं दिया गया क्योंकि पार्टी को का जो इंटरनल सर्वे था उसमें उनके खिलाफ रिपोर्ट थी और पार्टी को लगता था कि वो चुनाव हार सकते हैं, जबकि महेश कुमटाहाली, जिन्हें ये प्रॉमिस करके लाया गया था कि आपको आगे के चुनाव में भी टिकट दिया जाएगा, तो बीजेपी ने अपने प्रॉमिस के आधार पर उन्हें टिकट दिया। लेकिन पार्टी का न केवल इंटरनल सर्वे गड़बड़ था, बल्कि बीजेपी का जो प्रॉमिस था वो भी कहीं ना कहीं उस सीट पे, यानी कि जो अटानी की सीट थी, वहां पर खरा नहीं उतरा और लक्ष्मण सावदी 73,000-74,000 वोटों से जीत गए चुनाव, यानी कि बीजेपी के ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ। तो ऑपरेशन लोटस का पहला जो इंपैक्ट हुआ कि अपना जो कैडर का नेता था लक्ष्मण सावदी, जो लिंगायतों के नेता थे, उनकी उपेक्षा की गई, उन्हें कांग्रेस ने हाथों हाथ लिया और जगदीश शेट्टर के साथ उन्हें बीजेपी कांग्रेस ने टिकट दिया और बीजेपी के खिलाफ एक मोमेंटम बना कि बीजेपी लिंगायतों की उपेक्षा कर रही है और ऑपरेशन लोटस के जरिए जो कैंडिडेट आए थे वो चुनाव में हार गए। अब एक दूसरी सीट का एग्जाम्पल लेते हैं। आर शंकर की सीट है, ये भी ऑपरेशन लोटस में बीजेपी में शामिल हुए थे। इनकी सीट पर बीजेपी ने आर शंकर को टिकट नहीं दिया इस चुनाव में क्योंकि बीजेपी को लगता था कि वो चुनाव हार सकते हैं। उनकी जगह पे बीजेपी ने एक नए कैंडिडेट अरुण कुमार को टिकट दिया। जो आर शंकर थे वो खफा होकर एनसीपी में चले गए, एनसीपी से जाकर उन्होंने टिकट ले लिया और बीजेपी के ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा। अब जो बीजेपी के ऑफिशियल कैंडिडेट अरुण कुमार थे, उनको 60,000 से ज़्यादा वोट आए, लेकिन उन्हें हराने का काम
आर शंकर ने किया, जो ऑपरेशन लोटस के दौरान बीजेपी में आए थे। तो बीजेपी को दोनों तरफ से मार पड़ी। जो अपना काडर था वो ऑपरेशन लोटस के दौरान आए हुए कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार नहीं कर रहा था, और जो कई सारे ऐसे कैंडिडेट जो ऑपरेशन लोटस में आए थे वो भी बीजेपी से छिटक कर फिर से चुनाव लड़ने के लिए वो दूसरी पार्टी में चले गए। और इसका नतीजा ये हुआ कि जो 14 कैंडिडेट जिनको टिकट दिया गया था उसमें से सिर्फ 5 जीत सके। आर सुधाकर से लेकर बीसी पाटिल जैसे मंत्री भी चुनाव हार गए। अब उदाहरण लेते हैं दूसरे स्टेट का। कर्नाटक में लोटस ऑपरेशन जो लोटस हुआ था उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 एमएलए कांग्रेस से टूटकर बीजेपी में आए और बीजेपी की शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार बनी थी। उसके बाद से देखें कि बाईपोल हुआ, उपचुनाव हुए जिसमें कि सिंधिया फैक्शन के ज्यादातर नेता चुनाव में लड़े, जिसमें से 6 चुनाव हार गए, बाकी चुनाव जीत गए। जो जीते उन्हें मंत्री बनाया गया, उन्हें प्लम पोर्टफोलियो दिए गए, जिसमें कि आप देखें कि प्रद्युम्न सिंह तोमर से लेकर तुलसी सिलावट तक सारे इस समय शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। लेकिन उसका असर क्या हुआ कि अगर पिछले हफ्ते आप देखें कि बीजेपी के अपने काडर का एक व्यक्ति यानी कि दीपक जोशी, जो कैलाश जोशी के बेटे थे, कैलाश जोशी वही कैलाश जोशी जो बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री थे 77 के जमाने में, जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी मध्य प्रदेश में, और उसके पहले मुख्यमंत्री कैलाश चंद्र जोशी थे। उनके बेटे दीपक जोशी जो 3 बार से चुनाव इससे पहले जीतते रहे, शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में मंत्री भी रहे, लेकिन पिछला चुनाव यानी कि 2018 का चुनाव वो हार गए थे मनोज चौधरी से। मनोज चौधरी सिंधिया कैंप के एमएलए थे, और जो ऑपरेशन लोटस हुआ उसमें बाकी एमएलए के साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी वो भी बीजेपी में आ गए, और बीजेपी में आने के बाद जो बाईपोल हुआ उसमें मनोज चौधरी चुनाव जीते। दीपक जोशी को टिकट नहीं मिला उस बाईपोल में, क्योंकि वो पहला 2018 का चुनाव हार चुके थे। लेकिन पिछले हफ्ते दीपक जोशी ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। दीपक जोशी जो कि कैलाश जोशी बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के बेटे, जो इतने सालों से कैडर के थे, उन्हें नाराज होकर पार्टी छोड़ना पड़ा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो अगला विधानसभा चुनाव होगा उसमें उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ऑपरेशन लोटस के जरिए सिंधिया के जो अनुयायी आए हैं पार्टी में, टिकट उन्हें मिलेगा। तो इसलिए अपने कैडर की उपेक्षा के आरोप लगाते हुए, अपने पिता की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए जो दीपक जोशी थे वो कांग्रेस में शामिल हो गए। अब बीजेपी के अंदर मध्य प्रदेश में यह तलवार लगातार लटक रही है कि चुनाव में थोड़े दिन बचे हैं, यानी कि 6 महीने के बाद मध्य प्रदेश का चुनाव होने वाला है, और 19 ऐसी सीटें जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के सपोर्टर जो चुनाव लड़े थे वहां पे बीजेपी का अपना काडर भी है, जो बीजेपी उन सीटों पर पहले जीतती रही है। उनके जो फॉर्मर एमएलए हैं वो भी टिकट मांग रहे हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो लोग हैं वो भी टिकट मांग रहे हैं। तो बीजेपी की स्थिति वहां पे सांप और छुछंदर की हो गई है कि 19 सीटों पर वो किसे टिकट दे। अगर वो सिंधिया खेमे के लोगों को टिकट देती है, जिसमें से ढेर सारे सिटिंग एमएलए हैं, तो जो बीजेपी का अपना काडर है जैसे कि दीपक जोशी, वो नाराज होकर रेबल हो जाएंगे, वो कांग्रेस में चले जाएंगे, और अगर कांग्रेस में नहीं भी गए तो जो ऑफिशियल कैंडिडेट है उसको हराने का काम करेंगे। जैसे ग्वालियर की सीट ले लें, ग्वालियर की सीट पर इस समय प्रद्युम्न सिंह तोमर जो मंत्री भी हैं, वहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया के कैंप के एमएलए हैं, वहाँ से विधायक हैं, लेकिन वहाँ से जो पिछला चुनाव लड़े थे वो बीजेपी के ऑफिशियल कैंडिडेट जयवान सिंह पवैया हैं, जो फॉर्मर एमपी भी रह चुके हैं, शिवराज सरकार में पहले मंत्री भी रह चुके हैं। वो भी अपना दावा ठोक रहे हैं कि उन्हें भी टिकट मिलना चाहिए। वैसे ही ग्वालियर ईस्ट सीट की बात करें, ग्वालियर ईस्ट सीट पे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के कैंप के जो लोग आए थे वो पिछला चुनाव उपचुनाव तो हार गए, लेकिन उस सीट पर अनूप मिश्रा जो अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे हैं, जो कि पहले एमपी भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, वो भी उस सीट पर दावा कर रहे हैं, क्योंकि वो उनकी ट्रेडिशनल सीट है, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने पिछले हफ्ते उन्हें बुलाया था, वीडी शर्मा जो मध्य प्रदेश के स्टेट प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी उनको बुलाया था। दोनों ने उन्हें समझाया कि पार्टी छोड़ने की जरूरत नहीं है, पार्टी उनका ध्यान रखेगी। लेकिन अनूप मिश्रा जानते हैं कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हुए हैं, क्योंकि वाजपेयी के भतीजे को लेने के लिए कोई भी पार्टी तैयार रहेगी। इससे बढ़िया पॉलिटिकल ऑप्टिक्स नहीं मिल सकता। तो बीजेपी जो ऑपरेशन लोटस जो हो रहे हैं स्टेट में, अलग अलग स्टेट में हुए, जिससे बीजेपी को इमीडिएट फायदा तो ये हुआ कि बीजेपी की सत्ता में वापसी हो गई, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म नुकसान ये हो रहा है कि पार्टी के अंदर डिसिडेंसी बढ़ रही है,
पार्टी के अंदर जो अपना कैडर है उसकी उपेक्षा हो रही है, और जो अपना कैडर है वो उसमें डिसइल्यूजमेंट बढ़ रहा है। उसे लगता है कि ये टर्नकोट किसी भी समय आकर टिकट ले जाएंगे, तो इसलिए पार्टी में जो पुरानी आइडियोलॉजी थी, यानी कि वाजपेयी और आडवाणी के समय ये कहा जाता था कि बीजेपी जो है वो पार्टी विद द डिफरेंस है, और वो जो पार्टी विद द डिफरेंस और आइडियोलॉजी है वो आज की तारीख में खत्म हो गया है, क्योंकि ये तो कुल मिलाकर खेल सत्ता का है, और सत्ता के लिए पैसे लेकर देकर एमएलए खरीदे जाते हैं और फिर सरकार बनाई जाती है, तो इसमें आइडियोलॉजी का कोई मतलब नहीं है। एक और उदाहरण लेकर चलते हैं हम, गोवा में 2019 में बीजेपी ने कांग्रेस के 10 एमएलए को अपने यहां इंडक्ट किया, जिसके सहारे बीजेपी की जो मेजॉरिटी थी वो असेंबली में बढ़कर 27 की हो गई, और आराम से बीजेपी की सरकार वहां पे चलती रही। उसके बाद जो बीजेपी 2022 का जब असेंबली चुनाव लड़ी, तो असेंबली चुनाव के बाद फिर जो 8 कांग्रेस के टर्नकोट थे, जिसमें दिगंबर कामत से लेकर कई सारे एमएलए थे, उनको भी बीजेपी ने अपनी पार्टी में मिला लिया। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि पिछली सरकार में और इस सरकार में भी जो अपना कैडर है, अगर गोवा की मिनिस्ट्री और पोर्टफोलियो को देखें तो ज़्यादातर जो प्लम पोर्टफोलियो है वो सब उन कांग्रेसियों के हाथ में है जो कि पार्टी में कांग्रेस से की विचारधारा से टूटकर बीजेपी में शामिल हुए, चाहे उसमें मोन्सेरेंतो हो शामिल हो या फिर विश्वजीत राणे हो, सबके पास प्लम पोर्टफोलियो है, और जो अपना कैडर है वो उपेक्षित है। ये सिर्फ गोवा की कहानी नहीं है, बल्कि अलग अलग स्टेट में जो बीजेपी का ऑपरेशन कमल हुआ, ऑपरेशन लोटस हुआ, उससे बीजेपी को इमीडिएट फायदा तो हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म में पार्टी के अंदर न केवल आइडियोलॉजी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, बल्कि डिसिडेंसी और जो विचारधारा के स्तर पर एक दुराव हो रहा है वो शामिल है। जैसे कि एक उदाहरण हम लेते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में जब 2022 में बीजेपी ने ऑपरेशन कमल किया और शिवसेना यानी कि उद्धव की शिवसेना को ही तोड़ दिया, और वहाँ पर शिंदे के नेतृत्व में बीजेपी की नई सरकार बनी। शिंदे और बीजेपी दोनों मिलकर वहाँ पे सरकार चला रही है। लेकिन अब बीजेपी को यह लग रहा है कि जिस तरह से चुनाव पास आते जा रहे हैं, यानी कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव पास आते जा रहे हैं, तो बीजेपी को लगता है कि सिंपैथी जो है वो उद्धव ठाकरे के पास में है, और जो शिंदे की सेना है वो इस इलेक्शन को ड्राइव नहीं कर सकती। तो इसलिए बीजेपी अब एक नए ऑपरेशन की तलाश में है, यानी कि वो एनसीपी को कैसे तोड़े, अजित पवार को फिर से कैसे अपने साथ में ले। यानी कि बीजेपी का काम अब शिंदे से नहीं चल रहा, बीजेपी को शिंदे के साथ में एनसीपी भी चाहिए, यानी कि अजित पवार वाली एनसीपी। तो एक तरह की नई परिस्थिति, अगर एनसीपी भी कल की तारीख में टूट कर आ जाती है, तो एक नई तरह की परिस्थिति पैदा हो जाएगी कि लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ती रही है, वहां पर एनसीपी या फिर शिंदे सेना के जो लोग हैं वो भी अपना क्लेम ठोकेंगे। तो बीजेपी को उन सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करना होगा। अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है तो ऐसी स्थिति होगी कि जो बीजेपी के रेबल होंगे वो भी पार्टी के खिलाफ काम कर रहे होंगे, और जो शिंदे सेना के रेबल होंगे वो भी शिंदे सेना के कैंडिडेट को या बीजेपी के कैंडिडेट को हराने के लिए काम कर रहे होंगे। तो ये एक नई तरह की चैलेंज बीजेपी के सामने इकट्ठी हो रही है इन सारे राज्यों में ऑपरेशन के कमल से। हालांकि कई राज्यों में बीजेपी को सफलता नहीं मिली, यानी कि जैसे झारखंड में देखें, झारखंड में बीजेपी ने कोशिश की थी हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने के लिए। उसी तरह से राजस्थान में उन्होंने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई थी कि जो अशोक गहलोत की सरकार है उसको सचिन पायलट के जरिए गिरा दें, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन कमल का इमीडिएट फायदा तो सत्ता को हथियाना है, लेकिन लॉन्ग टर्म का जो नुकसान है, जो कहीं वाजपेयी और आडवाणी कहते थे कि बीजेपी पार्टी द डिफरेंस है, वो आइडियोलॉजी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, डिसिडेंसी बढ़ रही है, डिसइल्यूजमेंट बढ़ रही है, जो कि कर्नाटक के रिजल्ट ने भी साबित किया कि सरकार की इमेज खराब करने में जो टर्नकोट थे, जो ऑपरेशन लोटस से आए थे, उनका एक बड़ा योगदान था। चाहे वो रमेश झारखरोली हों जिनकी सेक्स की सीडी बाहर आ गई थी, या फिर दूसरे मंत्री जो करप्शन की इमेज बढ़ाने में, क्योंकि कोई भी जब मंत्री या कोई भी जब विधायक टूट कर आता है तो पहले तो वो आने के एवज में पैसे लेता है, बाद में वो प्लम पोर्टफोलियो हासिल करता है, और बाकी के दिनों में जितना उसका टेन्योर बचता है उस प्लम पोर्टफोलियो के जरिए वो तमाम उल्टे सीधे काम करता है, जिससे कि सरकार की इमेज जो होती है वो तार तार हो जाती है। तो सवाल ये है कि बीजेपी को आने वाले दिनों में ये सोचना होगा कि जब
कैडर बेस्ड पार्टी से जब अब मास बेस्ड पार्टी बनते हैं तो उसके ढेर सारे फायदे भी हैं और ढेर सारे नुकसान भी है। बीजेपी को उन दोनों को रीबैलेंस करना होगा, यानी कि सत्ता में भी बनी रहे और अपनी आइडियोलॉजी और अपना जो कैडर है उसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज ना करे। शंकर अनिमेष, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।